बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जजमेंट है गार्डियन वार्ड एक्ट 1890 के ऊपर, सेक्शन 12 के ऊपर। सेक्शन 12 में इंटरम कस्टडी जो है उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 12 को आपने पढ़ना है, रेड विद सेक्शन 25 है। अब उसने ना इस जजमेंट के अंदर जो हाई कोर्ट है उसने इशू फ्रेम कर दिए हैं। ये 4 इश्यूज हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। इसमें सबसे पहला वो कहता है कि वेदर द ऑर्डर पास ऑन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 के तहत जो एप्लीकेशन आती है उस पर कोई ऑर्डर पास होता है वो अपीलेबल है या नहीं। क्योंकि जो 47 इसका अपील्स वाला पोर्शन है उसमें तो इसका जिक्र ही नहीं किया हुआ उसने। फिर दूसरे नंबर पे वो सवाल इसमें कर रहा है कि जो वेलफेयर ऑफ माइनर है, जब सेक्शन 12 के तहत इंटरम कस्टडी तो किसी ना किसी को देनी है। आपने क्योंकि होप सो पढ़ लिया होगा, उसमें लिखा है कि जब एप्लीकेशन दी जाएगी तो कोर्ट इंटरम कस्टडी को डिसाइड करेगी। तो फिर उसमें इंटरम कस्टडी तो देनी है। अब जब उसमें 25 में उसका फैसला फाइनल कर रहे हैं, किसी ना किसी को तो देनी है। तो उसमें जो दी हुई है उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या उसी को दी जाएगी वो मतलब उसका राइट बन जाएगा एक तरह, या उसकी क्या नेचर होगी उस इफेक्ट की। तीसरे नंबर पे वो कहता है कि जो क्लैश होता है पेरेंट्स के दरमियान, तो उसमें राइट ऑफ पेरेंट्स उसमें प्रिवेल करेगा या वेलफेयर ऑफ माइनर प्रिवेल करेगी। राइट्स ऑफ पेरेंट्स है कि भाई मदर का राइट है, फादर का राइट है, या फिर वेलफेयर है, उसकी बात कर रहा है। चौथे नंबर पे बात कर रहा है कि वेदर एनी क्लास और एग्रीमेंट, कोई आपस में वो मुआहिदा कर लेते हैं या कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं कि उन्होंने अपना राइट जो है वो रिलिंक्विश कर दिया है, तो वो क्या वाइड होगा या अनलॉफुल होगा। तो इन चारों पॉइंट्स के ऊपर हम बात करते हैं। उसने पहले एनालाइज किया है इसे कि जो सेक्शन 47 है ना एक्ट का, वो डील करता है अपीलेबल ऑर्डर्स को। अब आप गार्डियन वार्ड का आपने सेक्शन 47 भी खोल लेना है। अब अपीलेबल ऑर्डर्स के बारे में डील कर रहा है, ये चीज़ तो हम मान गए। अब वो कहते हैं कि जो सेक्शन 12 के अंदर जो ऑर्डर होगा वो उसमें तो नहीं लिखा हुआ उसने कि ऑर्डर जो पास कर रहे हैं सेक्शन 12 के तहत, वो उसमें मेंशन नहीं है। लेकिन कहता है हाउएवर, जब फर्स्ट शेड्यूल फैमिली कोर्ट एक्ट का खोल के उसे देखना है, उसमें वर्ड गार्डियनशिप ऐड हुआ है, तो उसके बाद हमें रेमेडी मिल गई है अपील करने की सेक्शन 12 की, कि हम उस वर्ड के ऐड होने के बाद अब हम रेमेडी अवेल कर सकते हैं। सेक्शन 12 का जो ऑर्डर होगा ना वो अपील हो सकता है। अब सेक्शन 47 गार्डियन वार्ड एक्ट का, उसके अंदर अगर हम 12 का कोई ऑर्डर होता है वो अपेरेंटली तो अपीलेबल नहीं है। मतलब ज़ाहिरी रीडिंग करें 47 की, उसमें हमें नहीं मिलता कि वो अपीलेबल है। लेकिन जब उसे हम करते हैं रेड विद 1964 के साथ, तो फिर हमें पता लगता है कि लेजिस्लेचर ने उसमें कह दिया था, उसकी विजडम थी कि जो गार्डियनशिप के मैटर्स हैं ना जितने भी, वो अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट है, वो उसको करेगी डील, एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द फैमिली कोर्ट होंगे 1964 के एक्ट के मुताबिक। ठीक होगी बात, समझ आ गई। तो ये प्रिंसिपल तो सेट हो गया कि जो लेटर इनेक्टमेंट है, अब गार्डियन वार्ड 1890 का है, लेटर इनेक्टमेंट उसमें आ गई 1964 का रूल। तो 1964 का रूल जाहिर बात है अगर वो उसका जिक्र कर रहा है तो वो प्रिवेल कर जाएगा। अब 1964 के रूल के अंदर जो है वो बात हमें मिलती है कि जो उसका सेक्शन 14 है अपील्स का 1964 में, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग प्रोवाइडेड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स आर डिसीजन गिवन आर डिक्री पास्ड बाय फैमिली कोर्ट शैल बी अपीलेबल। उसने जर्नल कह दिया कि उसने कह दिया कि जो फैमिली कोर्ट का कोई भी डिसीजन होगा ना वो अपीलेबल होगा। और जो फिर उसी में ये ऐड करता है कि जो सेक्शन 12 है वो 47 में तो मेंशन नहीं है, लेकिन उसमें अपील उसकी प्रेफर की जा सकती है क्योंकि वो तो डिसाइड हो गया ना एक मैटर। इंटरम वाला जो मामला है वो तो हो गया ना, वो तो चल रहा है, डिसीजन उसका आ गया। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि
अब उसने जो हमें पहला सवाल दिया था कि वेदर ऑर्डर जो है वो 12 के तहत अपीलेबल है या नहीं है, आपको क्लियर लग गया भी वो अपीलेबल है। दूसरी बात हमारे पास आ जाती है कि वेदर वेलफेयर ऑफ माइनर के ऊपर वो कहता है क्या चीज़ जो है वो 12 की जब उसने उसको इंटरम कस्टडी दे दी है, तो फिर 25 में जब उसको डिसाइड कर रहा होगा, अल्टीमेट उसको अपना अपॉइंट या डिक्लेयर कर रहा होगा, फिर क्या होगा। तो वो कहता है जो 25 है ना, वो कंट्रोलिंग पोजीशन अल्टीमेटली डिसाइड कर रहा है। अब कहता है 12 जो है वो टेंटेटिव इन नेचर है और पास्ट उस टाइम किया गया है जिस टाइम एविडेंस नहीं था। तो जब वो सेक्शन 25 के अंदर आएगा तब तो उसने देखना है कि वेलफेयर ऑफ माइनर क्या है। तब वो सेक्शन 17 में भी आएगा, मैटर्स किन किन को हमने फॉलो करना है। फिर उसमें 19 में भी जाएगा भी किसको नहीं करना। उन चीज़ों को देखते हुए करेगा। मतलब वेलफेयर ऑफ माइनर की तो उसने तस्बीह हाथ में पकड़ ली है ना, कि मैं वेलफेयर ऑफ माइनर इतनी है कि अगर पेरेंट्स भी आपस में कोई हरकत करते हैं तो बस उनको भी पीछे करना है। वेलफेयर ऑफ माइनर, वेलफेयर ऑफ माइनर केस के हर स्टेप के ऊपर, ईच सर्कमस्टांसिस के ऊपर प्रिवेल करेगी वेलफेयर ऑफ माइनर, कि माइनर की वेलफेयर जो है ना वो क्या चीज़ है। तो वो कंट्रोलिंग फोर्स इसमें कहता है कि वेलफेयर ऑफ माइनर जो है ऑलवेज टू बी अ कंट्रोलिंग फोर्स एट एवरी स्टेज। समझ आ गई। तो मतलब 12 डिसाइड नहीं कर देगा कि माँ को दे दिया तो 25 में भी ये बस अब माँ को ही देनी है, नहीं। वेलफेयर ऑफ माइनर जो है वो प्रिवेल करेगी। 25 जब वो अल्टीमेट कर रहा होगा, 12 इंटरम, 25 उसको अल्टीमेट में लेके जा रहा है। इसी तरह तीसरी जो उसने प्रपोजिशन इसमें निकाली कि क्लैश बिटवीन द पेरेंट्स, तो उसमें राइट ऑफ पेरेंट प्रिवेल करेगा या फिर वेलफेयर ऑफ माइनर प्रिवेल करेगी। ये बात अब जितनी क्लियर हमने ऊपर बातें कर ली हैं, इसका जवाब आपको वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि गार्डियन वार्ड शुरू करते हुए मैंने पहले ही कहा था कि गार्डियन वार्ड याद रखना इज इक्वल टू वेलफेयर ऑफ माइनर, खत्म हो जाती है इसके बाद। तो इसमें वो कहता है कि ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है। अब इस पैराग्राफ को मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद आपको एक बात बताऊंगा। वो कहता है सिमिलरली ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि दैट द कॉम्बैट बिटवीन द पेरेंट्स एज टू कस्टडी ऑफ माइनर should never be allowed to morph into battle, which makes the welfare of minor a collateral damage. Rather, the welfare of the minor should get precedence over the egoistic battle between the competing parents. अब इसको ना आपने याद कर लेना है इस लाइन को, कि गार्डियन वार्ड में अगर आपको लिखना पड़ जाए, आम तौर पे तो हम ये लिखेंगे कि वेलफेयर ऑफ द माइनर जो है प्रिवेल करेगी। तो इसके अंदर जो वर्डिंग उसने यूज़ की है ना, ये लीगल वर्डिंग है। उसने इसको मकसद तो समझ आ गया, लेकिन ये वर्ड्स जो उसने अंदर किए हैं, कॉम्बैट, मॉर्फ इनटू द बैटल या कोलेट्रल डैमेज, तो इसको आपने इन चीज़ों को जब पढ़ोगे बार बार तो ये चीज़ें आपको फिर याद हो जाएंगी। जो उसने कह दिया है कि सेटल लॉ है कि जो पेरेंट्स की जो लड़ाई हो रही है उसको इतना शदीद नहीं बनाएंगे कि बच्चे का ही इसमें नुकसान हो जाए वेलफेयर का। तो क्लैश जो हो रहा है उनके पेरेंट्स के दरमियान वो होता रहे, तो लेटर मस्ट प्रिवेल। वो लेटर क्या है? वो लेटर ये है वेलफेयर ऑफ माइनर। ठीक है। तो इसके बाद प्रॉपर कस्टडी जो है वो राइट की, वो ये नहीं है कि आइदर पेरेंट्स के पास होगी तो उसमें जाके क्या करना है या जो मांग रहा है उसको देनी है। इसमें सारे पैरामीटर्स को हमने देखना है। और एनी क्लास, चौथा हमारा पॉइंट था, अभी कोई एग्रीमेंट आपस में कर लेते हैं, अक्सर जो है वो मामलात उनके आपस में तय कर लेते हैं। माँ जो है वो कहती है वक्ती जो है, सपोज अगर उसने कोई शादी करनी है, वो कहती है ठीक है बच्चे तुम्हारे बस, मेरी जान छोड़ो, मुझे तलाक दो। एग्रीमेंट हो गया, होता भी इस तरह है कई केसेस में। तो उसके बाद आ जाती है कुछ अरसे के बाद कि मेरे बच्चे हैं मुझे दो, वहाँ से वो हस्बैंड भी उसे छोड़ देता है, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। तो उसका क्या इफेक्ट होगा उस एग्रीमेंट का? तो वो कहता है कोई क्लास, कोई एग्रीमेंट जिसमें सरेंडर कर रहे हो अपने राइट्स को, रिलिंक्विशिंग कर रहे हो, तो फिर राइट ऑफ कस्टडी जो है मदर की वो ख़त्म हो रही हो, तो उसमें
वो वाइड है। कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ आ गई, गार्डियन वार्ड एक्ट से भी समझ आ गई, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है, और उससे भी पहले अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। तो इसने हमें क्या बता दिया कि सबसे पहला सवाल था कि द ऑर्डर पास्ड ऑन द एप्लीकेशन, सेक्शन 12 गार्डियन वार्ड एक्ट 1890 अपीलेबल है। इंटरम ऑर्डर है लेकिन अपीलेबल है, इंटरम कस्टडी का भी। और क्योंकि इसमें उसने 1964 का जो फैमिली आया उसने हमें रास्ता दे दिया एक, 1964 के 14(1) ने। हालांकि 1964 में जो एक्ट आया है फैमिली का, उसने इसके ऊपर आके इस तरह का इफेक्ट पे किया है फैमिली कोर्ट एक्ट के ऊपर कि 1964 का जो सेक्शन 14 है इसको आपने लाजमी पढ़ना है, ये पूरे का पूरा पढ़ना है। और इसमें हालांकि 1964 के ही इसके अंदर लिखा हुआ है कि नो अपील आर रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट इंटरम ऑर्डर पास्ड बाय फैमिली कोर्ट। वो इंटरम की सेंस ले रहा है, लेकिन वो कह रहा है ये वाली बात डिसाइड हो गई है क्योंकि इसमें वेलफेयर ऑफ माइनर आ गई। दूसरा पॉइंट था कि वो सेक्शन 12 जो है वो 25 के ऊपर क्या करेगा। तो उसने कहता है कि वेलफेयर ऑफ माइनर जो है ना, वो परमानेंट कस्टडी जो है अंडर सेक्शन 25 जो है इज इक्वली एप्लीकेबल टू द इंटरम कस्टडी। ठीक, क्लैश बिटवीन द राइट्स ऑफ पेरेंट्स के ऊपर अंदर मामलात या वेलफेयर ऑफ माइनर क्या होगा, लेटर शैल प्रिवेल होगी। और अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं वो आपस में, तो वो एग्रीमेंट का स्टेटस क्या होगा, वो एग्रीमेंट का स्टेटस होगा कि कोई भी एग्रीमेंट, उसका जो इफेक्ट है सरेंडर करना या रिलिंक्विश करना अपने राइट को माँ की तरफ से, वो वाइड है। ये आज की एक जजमेंट है, इसको अच्छी तरह पढ़ें, 2023 की जजमेंट है और लैंडमार्क जजमेंट है एक तरह, जो इसका आई है लेटेस्ट। इसको आपने जहन में रखना है इन बातों को।